हेलो बच्चों, हमने इसके पहले के लेक्चर्स में कुछ चीज़ों को पढ़ा था। जैसे वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश के गुण क्या है, वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेशन की विधियां कितनी होती। अब हम उसी के अंतर्गत आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम हमारे पास क्या होता है? तो कूलाम के नियम के अंतर्गत ये बताया जाता है, हम दो कोई आवेशित पिंड लेते हैं। जैसे हमने एक कह दिया कि हमारे पास ये आवेश है Q1, ये आवेश कैसा है Q1। दूसरा हम आवेश कहते हैं, हमारे पास दूसरा आवेश है Q2। दूसरा हमने कोई आवेश माना, हमारे पास दूसरा कोई आवेश कौन सा है Q2। ये आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। इनके बीच की दूरी हम मानते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास है R। इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है? R। इन पर जो लगने वाला वैद्युत बल है, वैद्युत बल हमारे पास क्या है? F। तो इस पर जो लगने वाले बल की दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इसकी दिशा होती। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इसकी दिशा होती। तो यहाँ पर क्या बताया जाता है कि अगर हमारे पास कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, हमारे पास कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है? R है। तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम के अंतर्गत ये बताया जाता है, कूलाम के नियमानुसार क्या होता है? कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, के बीच लगने वाला वैद्युत बल, के बीच लगने वाला वैद्युत बल, के बीच लगने वाला वैद्युत बल। ये वैद्युत बल क्या होगा? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। अगर हमारे पास समान प्रकार के आवेश हैं तो वहां पर होता है प्रतिकर्षण बल। अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो होगा हमारे पास आकर्षण बल। तो उस वैद्युत बल को दो भागों में बांटते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के क्या होता है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों
के बीच लगने वाला हमारे पास जो वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया था? कूलाम ने। तो कूलाम ने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम यहां से ये कह सकते हैं कि F जो F होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के। F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के। और यही वैद्युत बल F जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के। ये हो गया हमारे पास दूसरा। अब इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ मिलाकर लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो अगर हम दोनों समीकरणों को मिलाकर लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमें मिलता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या मिलता है? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हमें क्या मिला? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये अनुक्रमानुपाती का हम यहां से चिन्ह हटाकर यहां एक कांस्टेंट लगाते हैं K। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो जहां पर ये जो K होता है ये एक अनुक्रमानुपातिक नीतांक होता है। क्या होता है? ये एक अनुक्रमानुपातिक नीतांक होता है। जहां पर K क्या होता है? जहां K एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। जहां पर K हमारे पास क्या है? अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। जहां पर हम K के विषय में क्या जानते हैं कि ये एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। ये कब आया है? जब हमने ये प्रोपोर्शनल अर्थात अनुक्रमानुपातिक का चिन्ह हटाया तो वहां पर हमने क्या लगाया है? K लगाया। तो इसलिए हमने K को कहा है कि ये एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक। ये जो अनुक्रमानुपातिक नियतांक है ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल पर, आवेश पर और बीच की दूरी पर वो निर्भर करता है। इस K का जो मान होता है, जहां पर जो K होता है वो इसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। जहां K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका जो मान होता है वो 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। तो अगर इस मान को हम यहाँ पर रख देते हैं तो F का जो हमें सूत्र मिलता है, कूलाम के नियम का जो सूत्र मिलता है वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर मिलता है। F बराबर हमको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जिसमें से इसका जो मान होता है, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका जो मान होता है वो 9 गुणे 10 की पावर 9। क्या होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9। इसका मान क्या होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9। जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका हमने क्या मान बताया? 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।
होता है। इसका मान बच्चों क्या होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर का यहाँ हमने गुणा किया, हो गया एफ आर स्क्वायर। कूलाम गुणे कूलाम बटे में पहुंचा, इसका मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। जिसमें से हम एफ साइलेंट नॉट की दिशा में क्या कहते हैं? जिसमें एफ साइलेंट नॉट को क्या कहा जाता है? एफ साइलेंट नॉट को हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। एफ साइलेंट नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। एफ साइलेंट नॉट को हम क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। जहां पर एफ साइलेंट नॉट को हम क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका जो मान होता है, एफ साइलेंट नॉट का जो मान होता है, एफ साइलेंट नॉट का मान, इसका जो मान होता है वो 8.85 गुणे 10 की पावर -12। 8.85 गुणे 10 की पावर -12। मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो जिसमें से हमने क्या क्या पढ़ा? हमने कहा कि जो एफ साइलेंट नॉट होता है उसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता के नाम से जानते हैं, और इसका जो मान होता है वो हमारे पास 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो अभी हमने क्या माना था कि अगर जो हमारे पास आवेशित कण थे वो उनके बीच जो माध्यम था वो निर्वात था। अगर हम ये कहते हैं कि आवेशों के बीच हम कोई ऐसा माध्यम मानते हैं जिसका परावैद्युतांक k है, तो हमने क्या कहा कि आवेशों के बीच में कोई ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक k है। यदि आवेशों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम हो, के परावैद्युतांक का माध्यम हो, तो अभी जो हमने सूत्र प्राप्त किया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, वो कब के लिए है? जब दोनों आवेशों के बीच हमारे पास माध्यम है। वो माध्यम कौन सा है? निर्वात। अब हम कोई ऐसा माध्यम मानते हैं जिसका परावैद्युतांक हमारे पास क्या है? K है। तो उस स्थिति पर आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, तो अब जो इनके बीच लगने वाला बल होगा वो हमारे पास क्या होगा? तो इसको हमने कह दिया कि वो F डैश है। इसका नाम हमने दे दिया F डैश। अब इसको लिख दिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K लिख दिया जाएगा, और यहाँ होगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तब ये हमको इतना मिलता है। इन दोनों बलों के बीच में अगर हम देखें तो हमें एक संबंध ज्ञात होगा। अगर हम F अपान F डैश करते तो F हमारे पास क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F डैश हमें क्या मिला?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमने क्या देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर के। Q1 Q2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यहाँ नीचे के बचा, ये के कहाँ पहुंचेगा ऊपर। तो हमें एक संबंध ज्ञात होगा कि F/F डैश का जो मान होता है वो के बराबर होता है। F/F डैश का जो मान होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। अर्थात अगर हम F डैश का मान निकालते हैं तो क्या मिलता है हमको, F अपान के। तो ये दर्शाता क्या है, ये दर्शाता है कि अगर हम दो आवेशों के बीच कोई ऐसा माध्यम माने जिसका परावैद्युतांक के है, तो उस स्थिति पर जो बल हमें मिलता है वो निर्वात वाले बल की अपेक्षा क्या होगा, छोटा होगा। निर्वात वाले बल की अपेक्षा क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां से हमें संबंध मिलता है कि जो F डैश आएगा वो हमेशा निर्वात पर स्थित आवेशों के बीच लगने वाले बल से क्या होगा, छोटा होगा। F डैश लेस देन क्या होगा, F होगा। तो इतनी चीजों को हमने कूलाम के नियम के अंतर्गत सीखा। तो कूलाम के नियम के अंतर्गत हमने क्या क्या सीखा, हमने बताया कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम लागू होता है जब दोनों आवेश विरामावस्था अथवा स्थिर अवस्था में हों। गतिशील अवस्था के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। तो कूलाम के नियम के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, F अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर अथवा F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करने से हमें मिलता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती का हमने चिन्ह हटाया, कांस्टेंट लगाया k। Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहां पर हम के विषय में कहते हैं कि एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, जहां पर इसका जो मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब कूलाम के नियम का जो हमें सूत्र मिला वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जिसमें से हम जानते हैं कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। जिसमें से एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर हम ये माने कि अगर जो आवेश हैं उनके बीच हमारे पास कोई माध्यम है जिसका परावैद्युतांक k है, तब उस स्थिति पर जो बल का सूत्र मिलता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से हमें मिला F अपान F डैश इक्वल k, अर्थात F डैश इक्वल F अपान k। तो ये प्रदर्शित करता है कि जो F डैश आएगा वो हमेशा F से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब परावैद्युत पदार्थ पर जो लगने वाला बल होता है वो निर्वात पर स्थित आवेशों के बीच लगने वाले बल से हमेशा क्या होगा, कम होगा। हमेशा क्या होगा, कम होगा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है और उसकी बीमा क्या है। तो आगे के उसमें हमको पढ़ना है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा। क्या निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा। तो अभी हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, इसका हमें मात्रक पढ़ना है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखते हैं क्या निकलता है।
एप्सिलॉन नॉट का हम मात्रक देखते हैं। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताना है कि इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक हम निकालने के लिए कूलाम के नियम को ही लिख रहे हैं। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट को हमने इधर गुणा करके ले आए, एफ को हमने यहाँ भेजा, तो हमें जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलती है क्या मिलती है 1/4 पाई Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब हम इस एफ आर स्क्वायर, ये एफ का हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया। इसके बाद अब इसका हम मात्रक लिख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिख रहे हैं। तो इसका जो मात्रक लिखेंगे क्या होगा, देखिए 1/4 पाई ये क्या है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट राशि है, अचर पद है। तो अचर पदों का कोई भी मात्रक नहीं होता। Q1 क्या है आवेश, Q2 भी क्या है आवेश। अब हमने आवेश का मात्रक क्या पढ़ा, कूलाम होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो Q1 का मात्रक क्या हुआ कूलाम, गुणे Q2 का मात्रक क्या हुआ कूलाम, तो ये आता है कूलाम गुणे कूलाम अपान एफ क्या है बल, और बल का मात्रक हम क्या जानते हैं क्या होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हमें मिलता है, ये मिलेगा कूलाम गुणे कूलाम अर्थात कूलाम स्क्वायर। क्या मिलता है कूलाम स्क्वायर प्रति, और क्या मिला न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं c² अपान n इंटू एम स्क्वायर, शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं c² अपान n इंटू एम स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं c² अपान n इंटू एम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम इसके बीमा को निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट के बीमा क्या होती, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की हम बीमा निकालते हैं। तो अभी अभी हमने पीछे एप्सिलॉन नॉट का सूत्र क्या देखा कि एप्सिलॉन नॉट का जो सूत्र प्राप्त हुआ वो 1/4 पाई Q1 Q2 बटे एफ आर स्क्वायर, 1/4 पाई Q1 Q2 बटे एफ आर स्क्वायर। तो इसकी अगर हम बीमा निकालें, Q1 क्या है आवेश, आवेश की बीमा क्या होती है 80, 1/4 पाई तो कांस्टेंट हो गए, अचर पदों की कोई बीमा मात्रक नहीं होती। फिर आवेश लिखा है, इसकी बीमा क्या हो गई 80, नीचे एफ बल लिखा है, बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा क्या होती है MLT - 2, क्या होती है MLT - 2। और दूरी की बीमा क्या होती है L, उसमें वर्ग लगा हो गया L स्क्वायर। ऊपर हमने इनका गुणा किया तो हो जाता है A² T², नीचे अगर हम देखते हैं तो क्या है M, यहाँ पर L की पावर 1 L की पावर 2 क्या हो गए L की पावर 3
और टी की पावर क्या हो गया -2, टी की पावर -2। इनको हम ऊपर ले जाएं तो क्या बनता है, m की पावर 1 ऊपर जाएगा, m की पावर -1 हो गए, l की पावर क्या हो गए -3 हो गए, t की पावर -2 ऊपर गया, 2 घात से मिल गया, क्या हो गया t की पावर 4, क्या हो गया t की पावर 4, और क्या हो गया a की पावर 2। तो ये एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाती है। तो इतनी चीजों को हम कूलाम के नियम के अंतर्गत जानेंगे। पहले हमने देखा कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम का सूत्र क्या है, उसके बाद हमने देखा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है और एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या है। अब उसी क्रम में अब हम देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मान हम कैसे निकालेंगे कि 8.85 गुणे 10 की पावर -12 इसका मान होता है। तो अगले उसमें हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है। आगे हम देखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान हम कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा, हमने उसके लिए पढ़ा कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। क्या होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। इसका जो मान होता है क्या होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। इसका मान क्या बताया गया, क्या होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। मात्रा क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। हमने गुणा कर दिया, इसका यहाँ गुणा कराया तो हो जाएगा 9 चौक 36 पाई गुणे 10 की पावर 9 इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1। किसका मान हमें ज्ञात करना है, एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा 1/36 पाई गुणे 10 की पावर 9। इस 10 की पावर 9 को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो हो गया 1 गुणे 10 की पावर -9, नीचे हो गया हमारे पास 36, पाई का हमने मान रख दिया 3.14। क्या रख दिया 3.14 रख दिया। दशमलव हटाने के लिए हमने 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिए, तो क्या हो जाएगा ऊपर 100 हो जाएगा। गुणे क्या चल रहा है 10 की पावर -9 चल रहा है। 36 का 314 से हमने गुणा कर लिया, 314 में हमने क्या किया 36 से गुणा करा लिया, 6 चौक 24 की 4, 6 का 9 6 2 8 और 36 18, 3 चौको 12 की 2, 3 का 9 3, 3 1 4, 3 त्रिको 9, तो 4 8 2 10, 8 4 12 1 13, 10 10 1 11। तो हमें मिलता है 11,304, 11,304। अब इसका हम 100 में भाग दे देते हैं, इसका हम क्या करते हैं कि 100 में से इसका हम भाग देंगे। तो 11,304 का हम 100 में से जब भाग देते हैं तो हमें लगभग में कुछ ऐसा मिलता है, हमें जो मान मिलेगा वो कुछ इतना मिलता है। इसका जो हमें मान मिलता है वो क्या मिलता है, हमें इसका जो मान मिलेगा वो एप्सिलॉन नॉट जो मिलेगा वो 0.885 लगभग में शायद 5 आएगा, 0.885। एक मिनट, नहीं ये नहीं, चलो भाग देकर देख लेते हैं। इसका जो हमें मान मिलता है
चलिए भाग दे लेते हैं। हमने भाग दिया 11,304 का, इसमें 100 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, अभी भी भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाया, फिर भाग नहीं जाएगा, एक जीरो और बढ़ाया, ठीक, 0.00। तो इसका जो हमें मान मिलेगा वो मिलता है 0.00886 के लगभग, गुणे 10⁻⁻9। तो 3 अंक हम दाहिनी तरफ ले जाते हैं, तो हमें मिलेगा 8.856 गुणे 10⁻⁻9, 3 12 हो गया। तो इसे लगभग में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का जो हमें मान मिलता है वो 8.4 के लगभग आता है, सॉरी, इसको भाग करने पर हमें 4 मिलेगा, ये यहाँ पर 4 मिलता है। भाग करने पर हमको मिलता है 4, 6 या 5 कुछ मिलेगा। तो इसको आगे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 8.84, 8.846 गुणे 10⁻⁻12, या हम इसको लिख सकते हैं 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात किया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने देखा कि कूलम का नियम क्या है, कूलम का नियम जो होता है, फिर इसके बाद हमने देखा कूलम के नियम का सूत्र क्या होता है। तो कूलम के नियम का सूत्र हुआ F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जिसमें से 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की वैद्युतशीलता के नाम से जानते हैं, और इसका जो मान होता है वो 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद हमने इनमें कुछ संबंध निकाला, जो F डैश आता है F अपान के, यहां से हमें निष्कर्ष मिलता है कि परावैद्युत पदार्थ पर दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो निर्वात पर लगने वाले बल की अपेक्षा हमेशा छोटा होता है, हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। फिर इसी क्रम में हमने पढ़ा कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। फिर हमने इसका बीमा निकाला, जिसकी बीमा होती है m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2। इसी क्रम में हमने एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला, तो जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो लगभग में 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अगला टॉपिक हम इसके आगे पढ़ते हैं, क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, हम पढ़ेंगे अब वैद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड।
वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्षेत्र से हमारा तात्पर्य होता है उसके चारों ओर जितना भी भाग पाया जा रहा है। वैद्युत से हमारा मतलब है आवेश से। वैद्युत से मतलब हमारे पास क्या है? आवेश से। तो वैद्युत क्षेत्र का क्या अर्थ है? वैद्युत क्षेत्र के विषय में हम ये बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई आवेश है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई प्लस का आवेश है, तो अगर हम इस आवेश के पास कोई दूसरा अन्य आवेश इसके पास लाते हैं तो या तो ये इसको प्रतिकर्षित करता है, अगर हम कोई ऋणात्मक आवेश लाते हैं तो फिर ये क्या करता है? आकर्षित करता है। मतलब क्या है कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर हमारे पास कोई ऐसा भाग पाया जाता है जो किसी अन्य आवेश को क्या करता है? आकर्षित करता है या फिर क्या करता है? उसको प्रतिकर्षित करता है। तो उसी क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहेंगे? किसी आवेश किसी आवेश किसी आवेश अथवा अथवा आवेश समुदाय, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करे? जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करता है? क्या करेगा? आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अगर प्लस प्लस का आवेश है तो दूर हटेगा, माइनस माइनस का आवेश है तब भी दूर हटेगा, प्लस माइनस आवेश है तो पास आएगा, आकर्षित होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं? जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करता है? आकर्षण। क्या करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। क्या करता है? बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे? अनुभव करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है तो क्या करेगा? उस पर लगने वाले वो बल की दिशा को निरूपित करेगा। अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश को रख दें, अब वो आवेश क्या करता है कि गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, तो उस स्थिति पर वो क्या करता है कि वैद्युत बल की दिशा को निरूपित करता है। तो हम ये कहते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश, यदि
वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश क्या करे, गति करने के लिए स्वतंत्र हो। कोई आवेश गति करने के लिए, कोई आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो, गति करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, तो वह क्या करेगा, उस पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करता है। तो वह उस पर लगने वाले, तो वह उस पर लगने वाले बल की दिशा, बल की दिशा, बल की दिशा को निरूपित करता है, बल की दिशा को निरूपित करता है। तो ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र होता है। मतलब कोई आवेश है तो उस आवेश के चारों ओर कोई ऐसा भाग पाया जाएगा जिसके पास अगर हम किसी अन्य आवेश को ले जा रहे हैं तो या तो वो आवेश आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर वही आवेश प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जितने क्षेत्र में वो ऐसा अनुभव कर रहा है तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर उस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है जो गति करने के लिए स्वतंत्र है तो वो क्या करेगा कि उस पर लगने वाले वो बल की दिशा को निरूपित करता है। आज के लेक्चर्स में हम इतनी चीजों को अभी रखते हैं। अगले लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं। इसके बाद हमको पढ़ना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और उनसे आधारित जो डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, उनकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हमने इतनी चीजों को सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।